नमस्कार, मैं हूं समीर अब्बास। सीधा सवाल में आपका स्वागत है। जापान के प्रधानमंत्री शिंजो एबे भारत आ चुके हैं। जापान के प्रधानमंत्री अपने साथ भारत में बुलेट ट्रेन का सपना लेकर आए। करार हुआ तो इस तेज रफ्तार लेकिन बेहद खर्चीले प्रोजेक्ट के लिए जापान भारत को मामूली ब्याज पर 50 साल के लिए कर्ज देने को भी तैयार हो गया। बुलेट ट्रेन से मुंबई से अहमदाबाद का सफर 7 घंटे से सिमटकर 2 घंटे का रह जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि बुलेट ट्रेन के सपने के सामने क्या दुनिया के सबसे बड़े रेल नेटवर्क को भुला दिया गया है? भारतीय रेल के हालात हर रोज और खस्ता हो रहे हैं और उसे ठीक करने की कोई कोशिश होती दिख नहीं रही। ऐसे में सवाल तो उठता है कि क्या देश को वाकई बुलेट ट्रेन की जरूरत है? जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे 3 दिन की भारत यात्रा पर पहुंच गए हैं। मोदी और देश को अब उस वक्त का इंतजार है जब भारत और जापान के बीच बुलेट ट्रेन के लिए करार होगा। 12 दिसंबर को भारत जापान के बीच 9वीं एनुअल समिट। जापान के सहयोग से बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट पर लगेगी मुहर। बुलेट ट्रेन का बजट 98,000 करोड़ रुपए। मुंबई और अहमदाबाद के बीच बुलेट ट्रेन का प्रपोजल। 505 किलोमीटर की दूरी तय करने में अभी 7 घंटे लगते हैं। 300 किलोमीटर की रफ्तार वाली बुलेट ट्रेन आने के बाद ये दूरी सिर्फ 2 घंटे में तय की जा सकेगी। लेकिन विपक्ष इस प्रोजेक्ट से खुश नहीं है। एग्जिस्टिंग रेलवे जो है इसको मजबूत करे, सेफ करे और इसको बढ़ावा दे ताकि ज्यादा लोग, गरीब लोग ट्रेन में जा सकते हैं। ये भी सोचना है, प्रायोरिटी क्या है ये तय करना पड़ेगा सर। हाँ बिल्कुल तय करना है। बहुत अच्छी बात है बुलेट ट्रेन लाना है, हम स्पेसशिप ले आएंगे, बहुत अच्छी बात है। मगर जमीन पे जो लोग हैं इनका क्या कर रहे हो? पीएम मोदी पिछले साल सितंबर में जापान गए थे। तब इस प्रोजेक्ट पर सहमति बनी थी कि बुलेट ट्रेन के लिए जापान भारत को 50 साल के लिए सिर्फ आधा फीसदी के रेट ऑफ इंटरेस्ट पर 90,000 करोड़ रुपए का लोन देगा। सब कुछ ठीक रहा तो जापान की तर्ज पर भारत में भी 2024 तक लोग गोली की रफ्तार से ट्रेन का सफर तय कर सकेंगे। अब जरा दूसरी तस्वीर देखिए। एक और दुनिया की सबसे बेहतरीन बुलेट ट्रेन नेटवर्क के साथ मिलकर बुलेट ट्रेन की सवारी का सपना देखा जा रहा है। दूसरी ओर दुनिया के सबसे बड़े रेल नेटवर्क यानी भारतीय रेल के हालात दिन रोज खराब हो रहे हैं। रेल की आवश्यकता है, अभी बुलेट ट्रेन की आवश्यकता नहीं है। रेलवे में सुधार की आवश्यकता है। इसलिए 1 लाख करोड़ का बजट जो पिछले बजट रेल के सेशन में रखा था अब वो बढ़कर के हो गया है 1.5 लाख करोड़ रुपए का। फरवरी 2015 में सरकार ने श्वेत पत्र जारी करके कबूल किया कि भारतीय रेल पर यात्रियों और माल ढुलाई का बोझ सामर्थ्य से ज्यादा है। 1947 में हर रोज सिर्फ 36 लाख यात्री रेल यात्रा करते थे। अब 2 करोड़ 40 लाख से ज्यादा लोग रेल यात्रा करते हैं। सवाल यह है कि क्या बुलेट ट्रेन भारतीय रेल के इस बोझ को बांट सकेगी? आजादी के बाद से अब तक रेल लाइनों में सिर्फ 23% की बढ़ोतरी हुई है। सवाल यह है कि देश के प्रमुख शहरों तक बुलेट ट्रेन पहुंचने में कितना वक्त लगेगा? 2014-15 का कुल रेल बजट 65,445 करोड़ था। बुलेट ट्रेन के एक प्रोजेक्ट का बजट है 98,000 करोड़ रुपए। सवाल यह है कि क्या हम इतने खर्चीले प्रोजेक्ट के लिए तैयार हैं? आज सीधा सवाल में बड़ी बहस इसी मुद्दे पर। देश को बुलेट ट्रेन की कितनी जरूरत है? तो ये पूरी रिपोर्ट आपने देखी। भारतीय रेल की क्या तस्वीर है ये भी आपके सामने है और इसी से जुड़ा है हमारा आज का सीधा सवाल जिस पर हम करने जा रहे हैं बड़ी बहस। हमारा आज का सीधा सवाल है बुलेट ट्रेन की देश को आखिर कितनी जरूरत है? जरूरत है भी या नहीं है? क्योंकि हमारी और जरूरतें बहुत ज्यादा हैं। और इसी सवाल से जुड़े कुछ और अहम सवाल हैं जिनको आज हम बहस के दौरान उठाएंगे। क्या बुलेट ट्रेन से पहले मौजूदा रेल सिस्टम में सुधार नहीं होना चाहिए? बहुत बड़ा और वाजिब सवाल। क्या बुलेट ट्रेन से पहले मौजूदा रेल सिस्टम में सुरक्षा बजट को बढ़ाना नहीं चाहिए?
क्या बुलेट ट्रेन से पहले 11,500 से ज्यादा मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग से देश को छुटकारा नहीं मिलना चाहिए, जिसके बारे में हम रोज सुनते हैं कि आए दिन यहां पर दुर्घटनाएं होती रहती हैं, लोगों की जान जाती रहती है। तो सीधा सवाल की बड़ी बहस की शुरुआत करते हैं। हमारे तमाम खास मेहमान हमारे साथ आ चुके हैं। गोपाल मिश्रा रेलवे मेंस फेडरेशन के महासचिव हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा वीके अग्निहोत्री साहब रेलवे बोर्ड से रिटायर्ड इंजीनियर हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा गोपाल कृष्ण अग्रवाल बीजेपी के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़ेंगे। और टीआर रामचंद्रन जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। साथ ही कांग्रेस की तरफ से रुख रखेंगे कांग्रेस पार्टी का तहसीन पूनावाला साहब, जो कि पुणे से थोड़ी देर बाद हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहला सवाल आपसे गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी, ये हो क्या रहा है? कई बार तो तस्वीर समझ में नहीं आती कि आखिर आप करना क्या चाहते हैं। कहीं इसीलिए तो आपको ये नहीं कहा जाता कि भाई आप अमीरों की सोचते हैं, सिर्फ ये सरकार अमीरों की सरकार है। मतलब अहमदाबाद से मुंबई जो लोग जाएंगे उनकी डिस्टेंस 7 घंटे की जगह 2 घंटे में पूरी हो जाए, ये आपने सोच लिया। लेकिन हजारों लाखों लोग जो गरीब हैं, जो स्लीपर क्लास में, जनरल डिब्बे में, जनरल कोच में सफर करते हैं, उनकी नहीं सोची गई। मतलब बुलेट ट्रेन की हम बात कर रहे हैं, जो मौजूदा रेल व्यवस्था है उसकी क्या दुर्दशा है, उसके बारे में फिक्र नहीं है। देखिए, अगर किसी भी प्रोजेक्ट को, ये इसी कारण हो जाता है कि किसी भी प्रोजेक्ट को एक एस्पेक्ट को आपने ले लिया। जब ये बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट है, अब आप देखिए इसका कहां पे ये कह रहे हैं कि बाकी चीजों की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करेंगे, वो बाकी सारी आवश्यकताओं को पूरा करेंगे, उसका एक बजट है। अब यहाँ पे एक चीज बहुत अच्छी तरह से समझना चाहिए दर्शकों को भी और सबको, कि ये जो 1 लाख करोड़ का बुलेट ट्रेन का 98,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है, क्या यह देश के रेलवे बजट के अंदर से किया गया है? यह अगर यह आप समझ जाएंगे तो आपको इसका स्वरूप भी समझ आ जाएगा और यह क्यों किया गया इसका भी बात समझ में आ जाएगी। ये जो 98,000 करोड़ का ये बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट है, ये जापान फाइनेंस कर रहा है। एक तो उसकी एफडीआई आएगी, वो उसमें लो इंटरेस्ट 0.5 रेट ऑफ इंटरेस्ट पे 50 साल के इंटरेस्ट पे ये देंगे और यह ट्रेन से जो कैटलाइज करेंगे 1 लाख करोड़ का जब देश में इन्वेस्टमेंट होगा, तो आज हमारे देश की आर्थिक प्रगति में क्या दिक्कत आ रही है कि हमारे यहाँ पे डोमेस्टिक डिमांड नहीं है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ रहा, क्योंकि हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है। गवर्नमेंट भ्रष्टाचार के कारण पीछे से गवर्नमेंट के जो खजाना है वो खाली हो चुका है, उसके पास देश में इन्वेस्ट करने के लिए पैसा नहीं है। पैसा अगर यहाँ इन्वेस्ट होगा तो हमारे देश की जो आर्थिक साइकिल है वह पूरी तरह चलेगी। पिछली बार की हमारी एनडीए सरकार को आप देखिए, जो नेटवर्क ऑफ रोड बना था, उसने एक आर्थिक विकास को, एक आर्थिक प्रगति को समझ गया। तहसीन पूनावाला साहब हमारे साथ मौजूद है। 1 मिनट पूनावाला साहब, लेकिन क्या आपको ये लॉजिक समझ में आ रहा है? नहीं समीर जी, 1 मिनट अग्रवाल जी से कह देता हूं अग्रवाल जी कि 1 लाख करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट होगा, उससे जो कैटलाइज होगा इन्वेस्टमेंट साइकिल, वह इसमें इंपॉर्टेंट है। मैं समझ गया, बहुत जरूरी चीज है इस देश के इन्वेस्टमेंट साइकिल को स्टार्ट करने के लिए। ठीक है तहसीन भाई, आपको ये लॉजिक समझ में आता है? 2014-15 के लिए हमारा टोटल बजट था 65,445 करोड़, वो उतना ही रहेगा। ये जा रहा है कि 98,000 करोड़ हम बुलेट ट्रेन में लगाने जा रहे हैं, उसमें से नहीं हटा रहे, ये अलग। ठीक है, ये लॉजिक आपको समझ में आता है क्या? क्या वाकई इतना पैसा बुलेट ट्रेन में झोंकने की जरूरत इस वक्त देश को है? ये 1,63,000 करोड़ का बजट हो जाएगा। सुन लिया आपकी बात पूनावाला जी। अगर बीजेपी के प्रवक्ता थोड़ी सी टॉलरेंस दिखाए, किसी और को तो बोलने नहीं देते, यहां पर तो बोलने दे। देखिए, पहली बात है कि बुलेट ट्रेन का जो प्रोजेक्ट है, आपने बिल्कुल सही कहा, 1 लाख करोड़। अब बीजेपी के मेरे दोस्त कहते हैं ये तो निवेश आ रहा है हिंदुस्तान में, क्या जापान पैसा हमें राइट ऑफ कर रहा है या लोन दे रहा है, और ये लोन हमें चुकाना पड़ेगा या नहीं? बिल्कुल, ये कर्जा है, इंटरेस्ट के साथ हमें चुकाना है 50 साल में। क्या बीजेपी के बिल्कुल अब 15 सालों, 20 सालों, 25 सालों चुकाना तो है ना, 50 साल है, 50 दूसरे, मैं आपसे बहुत स्पष्ट सवाल पूछता हूं इस चैनल पे, बीजेपी के सर आप बीच में बात करना बंद कर दीजिए प्लीज। दूसरी और बहुत स्पष्ट बात आपसे मैं कहता हूं, आप बीजेपी के प्रवक्ता को बताइए
किस तरह से रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट मॉडल वो इस चैनल पे यहां पर सारे एक्सपर्ट है उसकी बात करें, क्योंकि उस पर टेक्निकल चीज पर मैं बात करने को तैयार हूं। बुलेट ट्रेन पर जब मनमोहन सिंह जी का ये विजन था, वो विजन किस संदर्भ में था, उस विजन कैसा था? उस वक्त मैं आपको बता दूं प्रोजेक्ट कॉस्ट था 37,000 करोड़। उस वक्त जब बुलेट ट्रेन विजुअलाइज किया गया, ये इसके बाजू में फ्लाइट कॉरिडोर विजुअलाइज किया गया था। फ्लाइट कॉरिडोर इसके लिए ताकि गुड्स का ट्रांसफर तेज गति से हो। सॉरी, इस वक्त बुलेट ट्रेन की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इस वक्त जो देश को जरूरत है वो है एग्जिस्टिंग मौजूदा सिस्टम को आपको अपग्रेड करना। हाँ। आपको मैं एक स्टेटिस्टिक बता दूं, जो राजधानी फर्स्ट क्लास है वो इस वक्त लॉस में चल रही है। हाँ। रेल के सारे लोग इसमें इनके जो रिश्तेदार है रेलवे बोर्ड के, इनके रिश्तेदार इसमें फर्स्ट क्लास में प्रवास करते हैं, वो लॉस में चल रहा है। आपके पास कोई मॉडल नहीं। 1 लाख करोड़ रुपए में आपको एवरेज प्राइस टिकट की बता दूं, ये 9 या 10 हजार एवरेज प्राइस टिकट की होगी मुंबई अहमदाबाद की। हाँ। आपको अगर आप इस वक्त गूगल पर चले जाए और फ्लाइट की टिकट देखें, ये इससे सस्ता पड़ेगा। तो ये आप किससे कंपीट कर रहे हैं? ये सिर्फ और सिर्फ एक शो ऑफ है। शिव गोपाल मिश्रा जी, इसमें देश को क्या आपको लगता है कि ये सिर्फ अमीरों के फायदे की बात हो रही है? क्योंकि गरीब आदमी जो कि स्लीपर क्लास में ट्रैवल कर रहा है या थर्ड एसी में ट्रैवल कर रहा है, इस देश का मिडिल क्लास, उसके फायदे की तो कोई बात हो नहीं रही। वो तो जाता है और उसको रिजर्वेशन तक नहीं मिलता। देखिए अब्बास साहब, समीर भाई, राजनीतिक का भी फायदा नहीं होगा क्योंकि वो प्लेन में जाएगी, नहीं प्लेन की टिकट भी इससे सस्ती होगी। हाँ, समझ गया होने वाले जी। हम ये कह रहे हैं कि देखिए इसमें हम कोई राजनीति के बहस में जाने के मूड में नहीं है। कारण यह है कि जहां तक आर्थिक नीतियों का प्रश्न है जी, कांग्रेस की आर्थिक नीतियां और बीजेपी की आर्थिक नीतियां दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक योजना बना के जाता है, दूसरा उस पर तेजी से चलने का प्रयास करता है। मैं उस राजनीतिक बहस में जाना नहीं चाहता। रेलवे मैन का रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते, इस समाज का एक व्यक्ति होने के नाते मैं साफ तौर पर कहना चाहता हूं कि आज के दिन में बुलेट ट्रेन की देश को आवश्यकता नहीं है। इसलिए नहीं है कि आज जो भी देश का नागरिक है वो ये सोचता है कि मैं एक टिकट खरीदूं तो मुझे ट्रेन में जो है वो एक जगह मिल जाए। हाँ। और वो जगह मिलने के लिए ये जो 7,000 रुपए की टिकट होगी बिटवीन पूना एंड जो है वो बिटवीन अहमदाबाद एंड मुंबई, वो 7,000 टिकट वाला व्यक्ति नहीं है। वो ये चाहता है कि यहाँ पटरियां जो आज हमारी सिंगल पटरी है वहां पर डबल पटरी हो जाए, जहाँ डबल पटरी है वहां 3 पटरियां हो जाएं, ऑगमेंटेशन हमारा बढ़े, उस पर नई गाड़ियां चलें। नई गाड़ियां चलेंगी तो लोगों को जाने की सुविधा मिलेगी। अब ये कहना कि वो हमको इन्वेस्टमेंट दे रहे हैं, उससे जो है वो देश को बड़ा वो हो जाने वाला है, हमारी समझ में वो देश को लूट के खाने वाले लोग हैं। एफडीआई कोई लगाता है तो इसलिए नहीं लगाता है कि वो पैसा जो है वो धर्म खाते में ला करके यहाँ लगाने का काम करेगा। जो भी पैसा लगाएगा उसका उसको जो है वो हमको पैसा लौटाना पड़ेगा, ब्याज के साथ लौटाना पड़ेगा। हाँ। हमें आवश्यकता है कि अगर एफडीआई कहीं लाने की आवश्यकता भी है तो कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए अगर आप किसी से कहते हैं कि आप हमारी कनेक्टिविटी बढ़ा दीजिए, ठीक है उस पर बढ़ाएं, वो भी हमको कमर्शियल वायलेशन उसका देखना पड़ेगा। अगर लेकिन ये लॉजिक आपको समझ में आता है क्या कि 25,000 लोग एक साल में अपनी जान गंवा रहे हैं रेल हादसों में और हम बुलेट ट्रेन का सपना दिखा रहे हैं देश को? इसमें जो सबसे अहम इशू है, जैसा मिश्रा जी ने बोला, आज की तारीख में बुलेट ट्रेन
की जरूरत अगर नहीं है तो हमको 10 साल आगे देखना है। बुलेट ट्रेन अगर हम आज तय भी करेंगे बनानी है तो 25 से पहले नहीं बनेगी, 2025 से बिल्कुल बिल्कुल। तो हम क्या 10 साल में कोई प्रोग्रेस नहीं करना चाहते हैं? 10 साल में हमारे लोगों की परचेजिंग पावर नहीं बढ़नी चाहिए? जरूर बढ़नी चाहिए। तो अगर हम देश की उन्नति चाहते हैं और हम ये चाहते हैं कि देश के लोग और खुशहाल हों, तो ये जरूरी है कि हम आगे की सोचें, एकदम आज की ना सोचें। और आगे का हमने अध्ययन किए हैं कि आज से 10 साल बाद हिंदुस्तान में बहुत लोग ऐसे होंगे जो बुलेट ट्रेन के टिकट खरीद सकेंगे। हाँ। और इससे जो सबसे बड़ा फायदा होगा, ये बड़े बड़े शहर डीकंजस्ट होंगे। अगर दिल्ली के से 2-4 बुलेट ट्रेन चलें तो यहाँ की आबादी बढ़ना बंद हो जाएगी, यहाँ के गाड़ियों की रिक्वायरमेंट खत्म हो जाएगी। हाँ। लोग रहेंगे दूर में, अलीगढ़ में रहेंगे और कहीं मेरठ में रहेंगे और बुलेट ट्रेन से आ जाएंगे। मैं आ रहा हूं पूनावाला साहब आपके पास भी। बुलेट ट्रेन से आ जाएंगे तो जो पैसा ये किस्म के इन्वेस्टमेंट से आएगा वो आपके यहाँ ये सुविधाएं प्रोड्यूस करेगा कि आप लोगों को दिल्ली से दूर रखें, बंबई से दूर रखें और लोग वहां कम्यूट करके जाएं और उनका कम्यूटिंग टाइम उससे कम हो जो आज के दिन शहर के अंदर है। दिल्ली में ही कम्यूटिंग टाइम 2-3 घंटे होता है कई बार, और अगर ये आधे घंटे हो जाए की फिर फ्यूचरिस्टिक सोच मानने चाहिए, क्योंकि ये बात सामने आ रही है कि 2017 में अगर ये काम शुरू होता है तो 2024 में हम इस लायक होंगे कि लोग हमारे बुलेट ट्रेन में सफर करेंगे मुंबई से अहमदाबाद। देखिए, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं कि होना जरूर चाहिए, हमको आगे देखना चाहिए। हाँ। मैं दूसरी बात से भी सहमत हूं जो बाकी पैनलिस्ट ने यहां पर बताया कि एग्जिस्टिंग सिस्टम को हम मॉडर्नाइज करें और जो मजबूती लानी चाहिए हमको ट्रैक्स पे वो सब करें, और उनकी भी अगर हम ट्रैक्स प्रॉपर से रिले करेंगे तो जो एग्जिस्टिंग ट्रेन हैं उनकी स्पीड भी बढ़ाई जा सकती है। और हमको जो हम हर बजट में कुछ 25-30 नए लाइन के बारे में अनाउंसमेंट कर देते हैं पर उस पर कोई काम नहीं होता, सालों तक अमल हो ही नहीं पाता। तो आखिरकार या तो हम बजट बना के एक प्रॉपर प्लान बना के चले, बट सबसे बड़ी आवश्यकता दिल्ली इंडियन रेलवेज में इस वक्त ये है कि सेफ्टी मेजर्स जिस परसेंटेज तक होना चाहिए वो नहीं हो रहा। हाँ। रोज कहीं ना कहीं हम एक एक्सीडेंट का हादसा सुनते हैं, कभी स्टेशनरी ट्रेन पे गुड्स ट्रेन मार देती है, नहीं तो एक दूसरे पैसेंजर ट्रेन के ऊपर एक और ट्रेन आ जाता है। बिल्कुल एक ही ट्रैक में 2 ट्रेन ऑपोजिट डायरेक्शंस में चल रही हैं। 11,563 तो अभी भी अनमैन्ड क्रॉसिंग्स हैं हमारे देश में। देखिए, इसको मेरे ख्याल में तैयार नहीं होगी। नहीं, पॉइंट इज कि ये कुछ मजबूरियां हैं हमारी कि अनमैन्ड क्रॉसिंग हैं जी, पर हम ये ना मान के चलें कि अगर बुलेट ट्रेन चलेंगी ये 25,000 के बजाय 50,000 लोग मारे जाएंगे। आई थिंक ये एक डिफरेंट किस्म की सोच है। आफ्टर ऑल रेलवेज मेरे हिसाब से तो कोशिश कर रही है कि अनमैन्ड क्रॉसिंग को भी मैन्ड क्रॉसिंग बना दे, प्रॉपर वहां पर सड़कें हो जाएं। पर हम ये ना भूलें कि हमारी प्रायोरिटीज देश को मुद्देनजर रखते हुए हम उतना कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे जो हमको एक टाइम बैंड प्रोग्राम में करना चाहिए। प्रोग्राम तो हम बना लेते हैं कि हम 7 साल में 5 साल में कर लेंगे, पर अगर आप उसकी तरफ देखेंगे भी नहीं हाँ। और आपकी जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स हैं उनको अपग्रेड करके फुल प्रूफ नहीं करेंगे तो ये जो स्पीड ट्रेन की हम बात कर रहे हैं, बुलेट ट्रेन का, इसका आखिरकार फायदा क्या है? पूनावाला साहब, क्या आप जरूरत से ज्यादा नेगेटिव हो रहे हैं क्या? क्योंकि गवर्नमेंट देखिए फ्यूचरिस्टिक सोच है कि 2024 तक कम से कम बुलेट ट्रेन देश में चलने लगे। हम बड़ा बड़ा इन्वेस्टमेंट जो है वो विदेशों से सीख करने की कोशिश कर रहे हैं, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स आएंगे, कुछ तो सुविधाएं आप देंगे ना? या फिर हम ये सोच के बैठे रहें कि नहीं भाई अभी जो सुविधाएं हैं उसमें कुछ रखा नहीं है इसलिए हम बुलेट ट्रेन की भी तैयारी ना करें? नेगेटिव तो नहीं हो रहे हैं हम कहीं? देखिए, बिल्कुल नहीं। देखिए, मैंने बुलेट ट्रेन पे काम किया है, मैंने जैसे बताया था पहले। हाँ। इस पे मैंने कुछ स्टडी भी की है जी। तो मैं कुछ आपको सामने तथ्य रखना चाहता हूं। सबसे पहला तथ्य ये है कि आपने बहुत सही कहा, 1 लाख करोड़ अब इस प्रोजेक्ट का कॉस्ट हो गया है। 1 लाख करोड़ में मुंबई तो अहमदाबाद वायबल नहीं है। इसका मैं आपको रीजन बता दूं। 1 लाख करोड़ पे आपकी एवरेज टिकट प्राइस होगी 8 या 10 हजार रुपए। आप अभी भी आपके पैनल पे जितने लोग हैं, लो कॉस्ट एयरलाइन की टिकट देख लीजिए, इससे सस्ती होगी। तो आपके पास राजधानी लॉस में चल रही है, एयरलाइन जो फास्टर है वो आपको कम दाम में मिल रहा है, क्योंकि जो आपकी नहीं कहा यह जा रहा है, पूनावाला साहब कहा यह जा रहा है कि 2800 रुपए की टिकट होगी किलोमीटर अगर हम एवरेज निकालें। ट्रेन चलती है 300। ये एक नहीं, ये जुमला मोदी साहब देते, ये जुमला देना एक चीज होता है,
उसका एवरेज आप 1 लाख करोड़ से आप डिवाइड कीजिए, ये पॉसिबल नहीं है। अच्छा, दूसरी चीज, जब मनमोहन सिंह जी ने इसको विजुअलाइज किया था, ये मोदी साहब का विजुअलाइजेशन नहीं है, उसका तात्पर्य क्या था? वो था मुंबई दिल्ली इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में जो बुलेट ट्रेन आए, उसके बाजू में फ्राइट कॉरिडोर आए, जिसकी वजह से आपका जो गुड्स है वो तेजी से ट्रांसफर हो, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन कम हो। वो सारी चीज छोड़कर आपने 1 लाख करोड़ एक बुलेट ट्रेन के पीछे लगा दिए, तो आपका इन्फ्लेशन इससे कम होने वाला नहीं है। तीसरी चीज जो बहुत महत्वपूर्ण चीज है, जो बीजेपी इसे टाल रही है, मनमोहन सिंह जी जब जापान से बात कर रहे थे, वो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं। बीजेपी ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी की बात नहीं कर रही है। वो कह रही है जापान आएगा, हमें लोन देगा, खुद बुलेट ट्रेन बनाएगा और उसमें मुनाफा खाएगा। मतलब भविष्य में भी हम जापान पर निर्भर रहेंगे। जी ने जब बात की थी वो थी ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी। हम अपना बुलेट ट्रेन इन द लॉन्ग रन खुद मैन्युफैक्चर करेंगे। जिस तरह दिल्ली मेट्रो को सेपरेट कंपनी बनाते, दिल्ली मेट्रो, हाँ टेक्नोलॉजी विदेश से आई, लेकिन टेक्नोलॉजी आज खरीदे, आज हम मेट्रो का मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में करते हैं। हाँ। और आपको और एक बात बता दूं, मेट्रो अगर मोदी जी इसे इंप्लीमेंट करते, सबसे पहले मेट्रो गुजरात में इंप्लीमेंट करते, आज तक हिंदुस्तान में सब जगह पे मेट्रो आए, मोदी जी के गुजरात में मेट्रो नहीं आए, तो इसकी इंप्लीमेंटेशन पे बहुत सवाल उठते हैं। और मैं नेगेटिव नहीं हो रहा हूं, अग्रवाल जी जवाब देना चाह रहे हैं। टेक्नोलॉजी चाहिए और जिस टेक्नोलॉजी स्टैंडर्ड को आपको मेंटेन करना है, हाँ। जो मैंने आपको जर्मनी में कहा 300 किलोमीटर पे बुलेट ट्रेन में पानी का एक टिप्पा नहीं गिरा, ये हिंदुस्तान में वो डिसिप्लिन लाना, इसके लिए एक पब्लिक डिबेट, पब्लिक अवेयरनेस चाहिए। वो ये सरकार छुपा छुपा कर क्यों ये पब्लिक डोमेन में बात लाकर अग्रवाल साहब क्या हर चीज इस की ये अग्रवाल साहब क्या एनडीए सरकार ने मनमोहन सिंह सरकार की जो योजना थी बुलेट ट्रेन की उसे हाईजैक किया है? नहीं, अगर उसको हाईजैक किया होता तो ये जो कांग्रेस के प्रवक्ता और जो यहाँ दिल्ली में अभी आपने एक रिकॉर्डिंग दिखाई, हाँ। वो लोग उसके लिए नेगेटिव नहीं बोलते। लेकिन मैं पहले उनकी बातों को छोड़ के अपनी बात कहना चाहता हूँ कि सबसे बड़ी बात है कि जो दिल्ली मेट्रो का या जो अलग मेट्रो का जो सक्सेसफुल मॉडल है उसी को बुलेट ट्रेन में अपनाया जाएगा। एक सेपरेट कंपनी बनके उसमें इक्विटी भारत सरकार की होगी, अब जो जापान का है लोन होगा, तो उसी का टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, ये सारी बातों को बिल्कुल ध्यान में रखा जाएगा और वो किया जाएगा। किसने कह दिया कि हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं कर रहे, हम तो सारा प्रॉफिट उन्हें दे देंगे, इक्विटी हमारे पास है, उनका तो 0.5% केवल लो इंटरेस्ट है और सारा ये जो इन्वेस्टमेंट साइकिल बढ़ेगा, ये ध्यान रखना है। एक हमें ध्यान क्या रखना है कि देश में आर्थिक विकास की सोच को थोड़ा बदलना पड़ेगा। 1945 में जापान बिल्कुल पूरी तरह ध्वस्त हो गया, वहां की कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन भारत से ज्यादा है, हर जगह पे पर स्क्वायर किलोमीटर पॉपुलेशन भारत से ज्यादा कंजेस्टेड है, फिर भी आज वो विश्व की दूसरी सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति बन गया, सुपर पावर बन गया है। वह पोटेंशियल भारत में है। हमारे यहाँ टेक्नोलॉजिकल लोग हैं, एंटरप्रेन्योरशिप है, हमारे पास युवा वर्ग है जो काम करना चाहता है, आर्थिक प्रगति देखना चाहता है। हम टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, सारी चीजों को टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं। हम क्यों कह रहे हैं कि जो कॉरिडोर है, अग्निहोत्री साहब आपको लगता है कि हमें जिस ट्रैक पर अभी हम चल रहे हैं वो सही है, या फिर जिस बात का जिक्र पूनावाला साहब कर रहे थे कि भाई हमें टेक्नोलॉजी भी ले लेनी चाहिए, नहीं तो हम ये भी रहेगा कि हम कहां कह रहे हैं टेक्नोलॉजी नहीं लेंगे? समीर जी, हमने कब कहा नहीं लेंगे? अग्निहोत्री साहब, हाँ, टेक्नोलॉजी लेने का पूरा प्रबंध है, क्योंकि जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है इसने आते ही कहा था कि हम रेलवे की यूनिवर्सिटीज खोलेंगे जिसपे काम हो रहा है, रेलवे इंजीनियरिंग यहाँ पढ़ाई जाएगी और वो जो बच्चे लोग पढ़ के निकलेंगे, यंग हमारे पास बच्चे बहुत हैं, और ये आपको पता होगा कि पहली इंजीनियरिंग कॉलेज खुल गई है जहाँ रेलवे इंजीनियरिंग पढ़ाई जाती है, और उनके जितने बच्चे फर्स्ट ईयर में भर्ती हुए हैं वो सब जापान ने एम्प्लॉय कर लिए हैं फर्स्ट ईयर में, उनको तनख्वाह देना शुरू कर दिया है। तो ये जो बुलेट ट्रेन बनेगी उसमें वही बच्चे लगेंगे और वहां पे ऐसी बहुत सी कॉलेज खुलने होंगे। आज चाइना जो रेलवे में इतना काम कर पा रहा है क्योंकि उसने 1886 में इंजीनियरिंग कॉलेज खोला था जहां रेलवे इंजीनियरिंग पढ़ाई जाती थी, और वो आज 11,000 रेलवे इंजीनियर बनाते हैं और इंडिया में 0 बनते हैं, 0। देयर इज नो कॉलेज विच इज प्रोड्यूसिंग रेलवे इंजीनियर्स टुडे। तो ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफर उन्होंने, चाइना ने क्या किया, जो भी कुछ खरीदा उसको इम्प्रूव किया और अपना बना लिया। तो ये जो हम जापान से खरीदेंगे हाई स्पीड, इसको हमने पूरा समझना पड़ेगा, इम्प्रूव करना पड़ेगा और इंडियन हाई स्पीड बनानी पड़ेगी। और इसके लिए आपको लगता है कि जो मौजूदा सूरत हाल है इंडियन रेलवे का, हमने किया है, आप बहुत करीब से देखते हैं, जमीनी हालत भी आपको पता है कि रेलवे की क्या है,
उसमें आपको ये बुलेट ट्रेन की बात होना और इतनी स्पीड में बात होना कि 7 घंटे की डिस्टेंस हम 2 घंटे में कर लेंगे पूरी और वो सुविधाएं दे पाएंगे, ये सब बातें आपको वाजिब लग रही हैं क्या? देखिए 2-3 बातें हैं इसमें बहुत जरूरी है। एक तो यह है कि बुलेट ट्रेन भारतवर्ष में आए, हाँ, हमारी समझ से इसको कोई भी नहीं कहेगा कि नहीं आना चाहिए, आए, लेकिन उसका बोझ जो है वो भारतीय रेल पर या भारत सरकार के ऊपर नहीं पड़ना चाहिए। कोई ऐसा धर्मादा मिल जाए जो कहे कि नहीं हम पैसा लगाएंगे और हम इस देश के अंदर बुलेट ट्रेन चलाएंगे, तो आए अपना प्रयोग करे, चाहे चीन करे, जापान करे, पैसा नहीं लगाएगा, ऐसा मतलब ऐसा कोई मिल जाए तो कर्जा ही मिलेगा आपको, पैसा नहीं लगाएगा। अगर कर्जा मिलेगा, अग्रवाल साहब प्लीज माफ करिएगा, कर्जा मिले और कर्जे का बोझ देश उठाए, हाँ, या कोई तंत्र उठाए, हाँ, तो मैं समझता हूं कि हमको फिर ये देखने की आवश्यकता है कि ये कर्जा लेना कहां तक आवश्यक है, क्या नहीं है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 0.5% है, ये 50 साल के लिए लोन होगा। मैं दूसरी ऐसे में आपको ये फायदे का सौदा लगता है क्या? मुझे ये लगता है कि ये फायदे का सौदा बिल्कुल नहीं है। हाँ। जो चीज करने वाला है, अभी अग्निहोत्री जी भी एक नया सवाल लेकर के आए कि यहाँ पर यूनिवर्सिटी खोलेंगे। हिंदुस्तान का जो पढ़ने वाला व्यक्ति है वो बिल्कुल बहुत शार्प है और रेलवे इंजीनियरिंग पढ़ाई जाए, ये बहुत अच्छी बात है, बहुत हम लोग भी इसको समर्थन देंगे। लेकिन जो टीओटी की बात है जी, वो एक समझने की बात है, इसको अनुसंधान का विषय है आज की तारीख में। हाँ। क्योंकि मेक इन इंडिया के नाम पर एक कोशिश हो रही है कि रेलवे के अंदर तमाम जो लोगो हैं जी, तमाम जो हमारा जब है एबीबी इंजन खरीदा गया, हाँ, तो उसकी कीमत 26 करोड़ रुपए थी। हमने टीओटी किया जी, आज हम उसको चित्रंजन कारखाने में 10 करोड़ रुपए से नीचे में बना रहे हैं। डीएलडब्ल्यू में हम गिरिराज लाए, जो है डीजल इंजन लाए, उनको हम कम पैसे बना रहे हैं। हमारे पास कैपेसिटी है, मैन पावर है, हम उसको नहीं डेवलप करना चाहते। हम एलएस्टाम और जी की तरफ दौड़ रहे हैं कि आप आइए हमारे देश में और हमारे यहाँ हमको लूटने का इंतजाम करिए। 13 साल का हम आपको मेंटेनेंस भी देंगे, आप ट्रेन सेट लाएंगे, उनके लिए उनकी अलग कंपनी बनवाएंगे और 13 साल का मेंटेनेंस उनको दे देंगे। तो ये सब बातें ठीक नहीं है। तो कुल मिलाकर आपकी बातों का बोलो अब ये है कि इश्यूज को प्रायोरिटाइज करने की जरूरत है। और एक छोटा सा ब्रेक हमें यहाँ पर लेना पड़ रहा है। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो बात करेंगे इंडियन रेलवे के घाटे की भी। 20,000 करोड़ के घाटे में है इस वक्त भारतीय रेल। ऐसे में 98,000 करोड़ की बुलेट ट्रेन का सपना देखना क्या जायज होगा, यह सवाल भी उठेगा ब्रेक के बाद सीधा सवाल में।